टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम, कि इंडक्शन को डिफरेंशिएट करने का जरूरत होता है, दैट इज ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर. Augmentation of labor again, it is stimulation of uterine contractions, but it is जो इसमें क्या है कि the lady is already in labor, मतलब उसमें अपने नेचुरल स्पॉन्टेनियस लेबर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, बट द कंट्रैक्शंस आर नॉट सफिशिएंट या इनएडिक्वेट हैं, तो उसमें हमें ऑगमेंटेशन करने की जरूरत है. तो आप यू कैन मेक आउट ना कि ऑगमेंटेशन में लेडी लेबर में है बट द कंट्रैक्शंस आर इनएडिक्वेट. इंडक्शन में हम इनिशिएट कर रहे हैं इन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को, जहाँ पे कि उसका कोई इंडिकेशन बन रहा है, तो बिफोर उसके स्पॉन्टेनियस पेन शुरू हो वी आर इंड्यूसिंग लेबर. एंड व्हाई वी आर डूइंग इट वो हम आगे चल के विल डिस्कस इट. सो ये दिस इज बेसिकली जो नॉर्मल लेबर होता है, आपने पढ़ा होगा कि उसमें जब प्रेगनेंसी टर्म साइज हो जाती है तो कुछ चेंजेस होते हैं जिससे कि स्टिमुलस फीटस से भी आता है प्लस और मदर से भी आते हैं, है ना. मतलब इट्स अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म जिसमें कि कुछ चेंजेस व्हेन द प्रेगनेंसी रीचेस द टर्म, तो मदर के यूट्रस में भी होता है और फीटस से भी कुछ स्टिमुलाई आते हैं विच डिसाइड कि अब स्पॉन्टेनियस नेचुरल लेबर पेन्स शुरू होने चाहिए, है ना. आपने पढ़ा है ना ये कि हाँ, मतलब कैसे पता चलता है कि आप प्रेगनेंसी टर्म साइज हो गई है. तो ऑब्वियसली कुछ स्टिमुलस फीटस से आते हैं एंड कुछ स्टिमुलस मदर से आते हैं, जिससे कि अब डिसाइड होता है कि मैकेनिज्म से कि अपने आप अब अपने लेबर पेन्स नेचुरली शुरू हो जाते हैं. तो इसमें इफ यू कैन सी जो चार्ट है कि जो फीटल जो एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं उसमें से हार्मोन्स आते हैं एंड जो प्लेसेंटा से हार्मोन्स हैं प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन. तो प्रोजेस्टेरॉन विच इज नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल, प्रोजेस्टेरॉन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, व्हाट डज इट डू? Relaxes the uterus. हाँ, प्रोजेस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, है ना. तो जब टर्म साइज प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रोजेस्टेरॉन धीरे धीरे कम होने लगता है, विड्रॉल होने लगता है ना, क्योंकि अब प्रेगनेंसी पूरी टर्म की हो गई है, तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स जो होते हैं वो कम होने लगते हैं एंड ईस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ने लगते हैं. एंड ईस्ट्रोजन लेवल्स खुद भी बढ़ते हैं एंड दे आल्सो इंक्रीज द प्रोस्टाग्लैंडिन्स, है ना. तो जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं दे इनिशिएट यूट्राइन कंट्रैक्शंस, यूट्राइन सेंसिटिविटी टू ऑक्सीटोसिन एंड सर्वाइकल सॉफ्टनिंग या राइपनिंग जिसको कहते हैं. तो ये तीन चीजें आप देख रहे हैं प्रोस्टाग्लैंडिन से होती हैं एंड जिसकी वजह से लेबर का प्रोसेस शुरू हो जाता है. और उसी तरह प्रोजेस्टेरॉन जब कम होने लगता है, एज यू कैन सी फ्रॉम द एरो, प्रोजेस्टेरॉन कम हो रहा है एंड एज प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीजेस द यूट्राइन सेंसिटिविटी टू स्ट्रेचिंग, मतलब जो आपका सर्वाइकल स्ट्रेचिंग होती है, डायलिटेशन होता है, वो बढ़ जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ते हैं एंड वुमन गोज इनटू लेबर. तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म जिसमें कि मदर का भी रोल होता है, कुछ चेंजेस मदर से होते हैं, कुछ फीटल चेंजेस होते हैं, स्टिमुलाई होते हैं और कुछ प्लेसेंटा से हार्मोन्स बढ़ते हैं जिसकी वजह से नॉर्मल लेबर का प्रोसेस स्टार्ट होता है. इंडक्शन ऑफ लेबर इफ यू आस्क मी, इट इज 10% ऑफ द टोटल जितने लेबर होते हैं उसमें इफ 100 women आर अंडरगोइंग लेबर पेन्स तो उसमें से 10% में हमें इंडक्शन करने का जरूरत पड़ता है. अब actually this presentation I did not get the time, so I have taken this presentation, but ये जो है इसमें सारी चीज़ें आपके लिए नहीं ज़रूरी हैं, तो जो ज़रूरी है मुझे लगता है उन पॉइंट्स पे मैं थोड़ा स्ट्रेस दूंगी. बाकी पॉइंट्स जो है नीड नॉट बी, बिकॉज इट इज़ ऑफ अ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का ये लेक्चर है, बट द पॉइंट्स विच इज़ नेसेसरी उसमें मैं आपको स्ट्रेस मतलब वो करके आपको बता दूंगी, ठीक है. सो इंडक्शन ऑफ लेबर कब इंडिकेशन होता है? मेनली इट इज ब्रॉडली कि जब हमें डिलीवरी, जो बेनिफिट ऑफ डिलीवरी है टू द मदर और द फीटस, इट आउटवेज दोज ऑफ कंटिन्यूइंग विद द प्रेगनेंसी. मतलब अगर प्रेगनेंसी को हम कंटिन्यू करेंगे
उन कंडीशंस में आइदर द मदर को हार्म हो सकता है या फीटस को हार्म हो सकता है. इन दोज कंडीशंस वी नीड टू डू इंडक्शन ऑफ लेबर ताकि डिलीवरी हो जाए. You understand? So when the delivery will be of benefit to the health of the fetus or the mother, then we plan for induction of labor. Indications में जो है कुछ obstetrical indications होते हैं जिसमें we need to induce the mother, and कुछ medical conditions in the मदर itself है जिसमें वन नीड्स टू इंड्यूस, मतलब उसमें हमको अगर हम टर्म साइज तक या वेट करेंगे तो देन वी में हार्म दी, मतलब मदर को भी हार्म हो सकता है या इन यूट्राइन जो बेबी है उसको भी हार्म हो सकता है. सो ऑब्स्टेट्रिकल इंडिकेशंस में है अब्रप्शियो प्लेसेंटे. अब्रप्शियो प्लेसेंटे क्या होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी? अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं. आई कैन ऑल्सो टेल यू कि अब्रप्शियो प्लेसेंटे इज अ कंडीशन जिसमें कि वुमन जो है शी प्रेजेंट्स विद ब्लीडिंग एंड सीवियर एब्डोमिनल पेन, है ना. तो उसमें उस कंडीशंस में अगर मेनी अ टाइम्स अब्रप्शियो प्लेसेंटे में क्या होता है कि अंदर रीट्रो प्लेसेंटल क्लॉट बनने लगता है बिकॉज प्लेसेंटा सेपरेट्स फ्रॉम द यूट्रस, है ना. एंड अगर हमने उसका जल्दी डिलीवरी नहीं किया तो ये रीट्रोप्लेसेंटल क्लॉट बहुत बड़ा हो गया तो बच्चा आईओडी हो सकता है, इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकती है. तो ऐसे कंडीशंस में हमें डिलीवरी कराना चाहिए जल्दी इंड्यूस करके मदर को. देन IUGR इज इंडिकेशन जिसमें कि अगेन द if we wait up to 40 weeks of pregnancy when we can harm the baby, है ना. तो this is again an indication for induction. पोस्ट मैच्योरिटी तो आप लोग को मालूम ही है कि अगर EDD निकल गया है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी तो उसके बाद वी डोंट वेट फॉर मेनी डेज, वी इंड्यूस द लेडी. RH आइसो इम्यूनाइजेशन है. प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स है. प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स में अगर हमने डिले करा, इंड्यूस नहीं किया तो इट कैन कॉज कोरियोएमनियाइटिस और इन्फेक्शन टू द बेबी. सेप्सिस हो सकता है एंड मदर को भी इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए वी नीड टू इंड्यूस. सिमिलरली कंजेनाइटल एनॉमली अगर है बेबी को, सपोजिंग इट इज एनेनकेफेली, है ना, किसी मदर को अल्ट्रासाउंड कराया उसमें भी डायग्नोज कि उसको कंजेनाइटल एनॉमली है एंड देन वी मे नीड टू इंड्यूस द मदर एंड गेट द डिलीवरी डन अर्लियर. सिमिलरली इंट्रायूट्राइन डेथ जब भी डायग्नोज होता है, बी इट 32 वीक्स 30 वीक्स, जब भी हम डायग्नोज करते हैं कि इंट्रायूट्राइन डेथ है देन अगेन वी नीड टू इंड्यूस द मदर ताकि डिलीवरी हो जाए बिकॉज अदरवाइज DIC या सेप्सिस हो सकता है मदर में. सिमिलरली ओलिगोहाइड्रामनियोस कि अगर बहुत लाइकर कम है, लाइकर का पॉकेट्स बहुत कम है, सीवियर ओलिगोहाइड्रामनियोस हो गया है, देन ऑल्सो वी नीड टू इंड्यूस एंड गेट द डिलीवरी डन. और पॉलीहाइड्रामनियोस है बिकॉज अगर हम नहीं कराएंगे then it can be harmful to the baby. Similarly जैसे hypertensive disorders of pregnancy है. Hypertensive disorders से we mean कि जैसे eclampsia हो गया है मदर को, she is having seizures, है ना, उसका BP uncontrolled है, blood pressure, तो ऐसी conditions में we have to induce and deliver the mother. डायबिटीज मेलाइटिस है मदर को, या क्रॉनिक रीनल डिजीज है जिसमें कि द क्रिएटिनिन लेवल्स या एल्ब्यूमिन लेवल्स जो है वो मदर की कंडीशन डिटोरिएट कर रही है. इवन सिमिलरली देयर इज अ कंडीशन ऑफ कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी जिसमें कि मदर को इक्ट्रिस हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है ना. सो एंड उसके जो हार्मोन्स हैं, जो LFT है, लिवर एंजाइम्स है, वो अफेक्ट हो जाते हैं. तो ऐसी कंडीशंस में हमें डिलीवरी कराना ज़रूरी है, अदरवाइज दी मदर विल बी अफेक्टेड, है ना, मदर को हार्म हो सकता है. तो सम ऑफ द मेडिकल कंडीशंस है जिसमें कि मदर को ज़्यादा हार्म हो सकता है एंड ऑब्स्टेट्रिकल कंडीशंस हैं जिसमें कि अगर हमने इंड्यूस करके डिलीवरी नहीं कराया तो बेबी में भी अफेक्टेड. ठीक है. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज तो आप मुझसे पूछ लेंगे. हाँ, यू कैन आस्क मी, ऐसा कुछ नहीं है. Next we move on to contraindications of induction of labor. So before we decide कि हमें किसी woman का induction करना है तो पहले तो हमें indication को श्योर कर लेना चाहिए कि that woman should fit that उसकी जो condition है
इट शुड फिट इनटू वन ऑफ द इंडिकेशंस ऑफ इंडक्शन, है ना, जो हमने पहले पढ़े. बट देयर आर सम कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, जिसमें है कंट्रैक्टेड पेल्विस, कि अगर उसका पेल्विस एडिक्वेट नहीं लग रहा है तो फिर हमें उसको इंड्यूस नहीं करना चाहिए, बिकॉज देर आर वेरी हाई चांसेस कि वो फिर डिस्ट्रेस होकर वो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. तो तो उसमें फिर हमें सीधे ही सिजेरियन डिलीवरी के लिए सोचना चाहिए. सिमिलरली कोई मैल प्रेजेंटेशंस अगर हैं तो उसमें भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, तो वी शुड नॉट प्लान फॉर इंडक्शन. देन प्रीवियस क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन है कि किसी को क्लासिकल सिजेरियन से आई मीन कि मिडलाइन इंसिजन अपर सेगमेंट में देकर उसका सर्जरी हुआ है पहले, तो उसमें भी हमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए मतलब इंडक्शन ऑफ लेबर का प्रोसेस नहीं ट्राई करना चाहिए. उसी तरह कुछ यूट्रोप्लासेंटल जैसे प्लासेंटा प्रीविया है या नीचे से ब्लीडिंग है, तो ऐसी कंडीशंस में भी वी शुड नॉट प्लान फॉर इंडक्शन. एंड लास्ट इज लाइक सम एक्टिव जेनाइटल हर्पीज इन्फेक्शन है, जिसमें कि इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी का ट्रायल देना चाहिए, बिकॉज बेबी को भी व्हेन द बेबी पासेस थ्रू द यूट्रोवेजाइनल कैनाल the baby is also likely to develop infection, herpes. So इसलिए these are some of the contraindications of induction of labor. High risk pregnancy है with fetal compromise. मतलब by this I mean to say कि supposing कोई लेडी है जिसमें we know कि the baby there is severe hypoxia and severe IUGR है बच्चे को, तो इफ उसमें ऐसे पेशेंट्स में अगर हम उनको ट्रायल ऑफ लेबर देंगे, इंड्यूस करेंगे, तो देर इज़ वेरी हाई चांसेस कि बेबी को आईयूडी हो जाएगा. सिमिलरली इफ द मदर हैज़ अ हार्ट डिजीज़ में क्या है कि देर आर चांसेस ऑफ ओवरलोड एंड हार्ट फेलियर की चांसेस हो जाते हैं. तो ऐसे में देन अगेन वी शुड नॉट सब्जेक्ट द मदर टू इंडक्शन ऑफ लेबर, बिकॉज इफ बहुत सीवियर uterine contractions आएंगे तो it can affect the heart and backflow से she is likely to go into heart failure. A pelvic tumor is a space occupying lesion. So इसमें अगर if the pelvic tumor is very big, very large, so then if we induce the mother, there won't be any space कि baby pass करे through the pelvic. So again it is a contraindication for induction of labor. सिमिलरली देर आर सम अदर, जैसे कि अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया है बेबी का, तो उसमें तो जब कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाता है तो सर्वाइकल डायलेटेशन वैसे भी नहीं हो पाएगा, है ना, बिकॉज कॉर्ड निकल आता है, बेबी आईयूडी हो जाएगा. तो उसमें तो बेटर है कि हम सिजेरियन सेक्शन करके डिलीवरी करा लें. तो दीज आर सम ऑफ द कॉन्ट्राइंडिकेशंस. सो बिफोर वी डिसाइड कि किसी लेडी को हमें इंड्यूस करना है कि नहीं, वी शुड मेक श्योर कि कोई इंडिकेशन ठीक है एंड कोई अदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो नहीं है, है ना. Now there are some parameters now key to assess prior to induction of labor. So supposing we induce a woman, we have to confirm for the indications as I told you. Then the next important point is कि हमें बिशप स्कोर करना होता है ना, असेस करके बिशप स्कोर करना है, जिसके बारे में वील टॉक इन द नेक्स्ट स्लाइड टू सी कि वेदर द बिशप स्कोर इज फेवरेबल और नॉट. इफ इट इज फेवरेबल तो फिर हमको उसको इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए रखना चाहिए. सिमिलरली बिफोर वी इंड्यूस अ लेडी वी शुड डू अ पेल्विक एग्जामिनेशन, है ना. पेल्विक एग्जामिनेशन क्यों ज़रूरी है, ये देखने के लिए कि उसका पेल्विस एडिक्वेट है कि नहीं, कि वो नॉर्मली डिलीवरी हो पाएगी और बेबी पास कर पाएगा. अगर हमें पेल्विस एडिक्वेट नहीं है तो और हम उसको इंड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली वो प्रोलॉन्ग लेबर और फिर वो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में चली जाएगी. सो इसीलिए इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट वी परफॉर्म अ पेल्विक असेसमेंट बिफोर वी कीप अ वुमन फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर. And also one has to take a consent before you induce a lady कि if at any stage during the process of induction maternal distress या fetal distress होता है तो we may have to do a operative or a cesarean delivery. Similarly, before you induce a lady, one has to estimate the fetal gestational age, है ना. It should be as near to the term as possible, because बहुत प्री टर्म में अगर हम डिलीवरी करा देंगे तो
वो बेबी का सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो जाएगा. सो वन हैज टू ऑल्सो इंश्योर द फीटल जेस्टेशनल एज, फीटल लंग मेच्योरिटी. लंग मेच्योरिटी कब आती है बच्चे में, न्यू मतलब जो इन यूट्रो में, आपको मालूम है? 20 34 वीक्स पे, है ना? 34 वीक 34 वीक्स पे लंग मेच्योरिटी हो जाती है ना? सो वी हैव टू इंश्योर कि लंग मेच्योरिटी है कि नहीं है. लेकिन अगर वो 32 वीक्स का फीटस है एंड वी आर प्लानिंग फॉर इंडक्शन, तो हमें क्या करना चाहिए बिफोर वी इंड्यूस? corticosteroid वेरी गुड. हमें उसको स्टेरॉइड्स देना चाहिए मदर को फॉर लंग मैच्योरिटी ऑफ द फीटस, एंड उसके बाद वी शुड मतलब प्लान आफ्टर 48 आवर्स वी शुड प्लान फॉर डिलीवरी. ऑब्वियसली इफ इट इज अ लाइफ सेविंग थिंग कि अगर हमने तुरंत नहीं किया तो देयर आर चांसेस कि द मदर में डाई, तो ऑब्वियसली देन वी डोंट टेक इनटू कंसीडरेशन द कि लंग मैच्योरिटी है कि नहीं, क्योंकि मदर पहले आती है. But obviously, if it is a condition which is borderline and we can wait for 48 hours before inducing and the lungs of the newborn of the fetus is not mature, तो हमें steroids देने चाहिए. फीटल प्रेजेंटेशन और लाई हमेशा देख लेना चाहिए. मैल प्रेजेंटेशंस में हमें इंडक्शन नहीं करना चाहिए. एंड फीटल वेल बीइंग तो आई वुड से कि आईयूडी में भी हम क्या कहते हैं इंड्यूस करते हैं एंड नॉर्मल उसमें भी करते हैं. तो वेल बीइंग तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन फीटल जेस्टेशनल एज, फीटल लंग मैच्योरिटी एंड फीटल प्रेजेंटेशन ज़रूर हमें इंश्योर करना चाहिए, चेक करना चाहिए बिफोर वी कीप अ लेडी फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर. फैक्टर्स फॉर अ सक्सेसफुल इंडक्शन ऑफ लेबर, मतलब कि कुछ क्या फैक्टर्स हैं जो कि विल मेक श्योर कि इंडक्शन सक्सेसफुल रहे. तो पैरिटी है. मल्टी पैरा पेशेंट्स में यूजुअली इंडक्शन सक्सेसफुल ज़्यादा रहता है. पीरियड ऑफ जेस्टेशन है कि अगर जितना प्रेगनेंसी टर्म के आसपास है, मतलब नियर टर्म प्रेगनेंसी में अगेन इंडक्शन ऑफ लेबर ज़्यादा सक्सेसफुल होता है. बिशप स्कोर अगर फेवरेबल हो तो अगेन देर आर वेरी हाई चांसेस कि द इंडक्शन विल बी वेरी सक्सेसफुल. सर्विक्स राइपनिंग होगी, है ना? सर्विक्स अगर राइप है तो भी चांसेस हाई हैं. और सेंसिटिविटी ऑफ यूट्रस जो है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी टर्म की तरफ जाती है, जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स होते हैं यूट्रस में वो इंक्रीज करते हैं, है ना? सो दिस अगेन इंडिकेट्स दैट द पीरियड ऑफ जेस्टेशन जितना भी टर्म की तरफ है, देयर आर चांसेस ऑफ अ सक्सेसफुल इंडक्शन ऑफ लेबर. इंडक्शन ऑफ लेबर में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं. एक है सर्वाइकल राइपनिंग एंड दूसरा है यूट्राइन कंट्रैक्शंस. यूजुअली पहले सर्वाइकल राइपनिंग होती है, जिसमें से है कि कुछ हार्मोन्स एंड कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से नियर टर्म द सर्विक्स जो होता है इट बिकम्स सॉफ्ट, प्लायबल एंड स्ट्रेचेबल हो जाती है, राइप हो जाता है सर्विक्स, है ना? एंड उसके बाद यूट्राइन कंट्रैक्शन स्टार्ट आफ्टर द सर्वाइकल राइपनिंग. एंड जब ये दोनों चीज़ें होती हैं, मतलब राइप सर्विक्स में के साथ यूट्राइन कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, so then there is dilatation of the cervix and the delivery of the baby. So cervical ripening, as I told you in the previous it is a prelude to the onset of labor. मतलब true onset of labor pain से पहले cervix जो होती है वो soft and compliant, मतलब stretchable हो जाती है. and पहले क्या है कि जो cervix होती है वो long and closed होती है, बट वो नियर जब टर्म या नियर जब लेबर पेन्स शुरू होते हैं तो सर्विक्स बिकम्स thinned out and effaced and it starts to open and जिसको कि हम dilatation भी कहते हैं. तो ये चीज़ें या तो नेचुरली होती हैं, जो कि नेचुरल नॉर्मल लेबर में होती है, और इट में अकर एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल या फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस. तो इंडक्शन ऑफ लेबर में वी विल टॉक अबाउट दीज फिजिकल और फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम इंडक्शन में बात करेंगे. सो नाउ एज यू कैन सी, ये जो नीचे के पिक्चर्स है कि जो टर्म साइज प्रेगनेंसी इन अ वुमन हु इज नॉट इन लेबर, तो एज यू कैन सी कि जो सर्विक्स है इट इज लॉन्ग एंड इट इज क्लोज्ड, एक्सटर्नल ऑस भी क्लोज्ड है एंड इंटरनल ऑस भी क्लोज्ड है.
बट जब वो लेबर में जाती है तो पहले द इंटरनल ऑस स्टार्ट्स ओपनिंग एज यू कैन सी, और जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स है वो बल्ज करने लगते हैं, और धीरे धीरे जब इंटरनल ऑस के बाद आपका एक्सटर्नल ऑस भी ओपन होने लगता है। एंड जब हम ये और जब लेबर मतलब लेटेंट लेबर शुरू हो जाता है तो यू कैन सी ये बल्ज ऑफ मेम्ब्रेन्स नीचे दिख रहे हैं, बैक ऑफ मेम्ब्रेन्स, एंड बोथ इंटरनल ऑस एज वेल एज द एक्सटर्नल ऑस हैज ओपनड, जो कि आप लास्ट फोर्थ पिक्चर में कैन यू सी ना कि दोनों ऑस खुल गए हैं। एंड जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स है बेबी का वो और उसके साथ साथ हेड भी थोड़ा थोड़ा बल्ज करने लगता है। मेनली जब हम पर वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो वी कैन फील फॉर द बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स। दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर यू कि सर्वाइकल राइपनिंग के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होता है। आई थिंक इट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो कि सर्वाइकल राइपनिंग होता कब होता है और क्या इंडिकेट करता है ना। If the cervix is ripe, it indicates that the patient is near term and it is favorable for a normal delivery. So before हम क्या कहते हैं इंडक्शन के लिए किसी लेडी को रखते हैं, डिसाइड करते हैं कि इसमें इंडक्शन ऑफ लेबर करना है, तो उससे पहले वी हैव टू डू अ बिशप स्कोरिंग. बिशप स्कोरिंग इज बेसिकली एन इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द सर्विक्स, कि सर्विक्स कैसा है, इज इट फेवरेबल कि उसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं, या वेदर इट इज एन अनफेवरेबल और एन अनराइप सर्विक्स. ठीक है, तो इसमें हम जब पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं, वी इंट्रोड्यूस आवर टू फिंगर्स, दैट इज द इंडेक्स एंड द मिडिल फिंगर, एंड वी ट्राई टू लुक फॉर द डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स, द इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स. इफेसमेंट से मतलब है टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स. कंसिस्टेंसी देखते हैं, दैट इज वेदर इट इज फर्म, इट इज सॉफ्ट, है ना, एंड पोजिशन एंड द स्टेशन ऑफ द फीचर प्रेजेंटिंग पार्ट. तो हम ये पांच पैरामीटर्स देखते हैं जिसके बेसिस पे हम बिशप स्कोर को करते हैं. तो बिशप स्कोर एज यू कैन सी, इसमें जो है सर्वाइकल डायलिटेशन है, इफेसमेंट, कंसिस्टेंसी, पोजीशन एंड स्टेशन, और जो भी हमें फाइंडिंग्स मिलते हैं उसके बेसिस पे स्कोर जो है वो 0, 1, 2 एंड 3 होता है. तो एज यू कैन सी कि जब सर्वाइकल डायलिटेशन इज मोर देन 5 सेंटीमीटर्स, इट इज अ बिशप स्कोर ऑफ 3. बट सपोजिंग हमें इंडक्शन के लिए रखना है तो यूजुअली या तो ऑस क्लोज्ड होगा या 1 to 2 सेंटीमीटर्स होता है इन अर्ली लेबर, तो इट हैज गॉट अ स्कोर ऑफ 1. सिमिलरली इफेसमेंट में भी आप देखोगे कि अर्ली इफेसमेंट में द स्कोर इज ऑफ 0 और 1, और जब इफेसमेंट बहुत अच्छा हो जाता है तो स्कोर है 3. कंसिस्टेंसी से है कि वेदर द सर्विक्स इज वेरी फर्म या मीडियन है या सॉफ्ट है. सॉफ्ट कंसिस्टेंसी अगर सर्विक्स की है तो उसमें स्कोर ज़्यादा है. पोजीशन आप देखो कि वेदर द सर्विक्स इज पोस्टीरियर, फेसिंग पोस्टीरियरली और मिड लाइन में है या एंटीरियरली है. जब हमने परवेजाइनल एग्जामिनेशन किया तो अगर सर्विक्स हमको बिल्कुल सामने एंटीरियरली मिल जाती है देन इट हैज़ गॉट अ हायर स्कोर ऑफ 2. स्टेशन में अगर कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट हेड है उसका स्टेशन क्या है, अगर द हेड इज वेरी हाई देन द स्कोर इज मोर टुवर्ड्स 0, और अगर स्टेशन -2 या -1 पे है तो स्कोर 2 हो जाता है. सो अब बाकी जब हमने स्कोरिंग कर लेते हैं देन वी ऐड इट. तो इफ देयर इज अ बिशप स्कोर ऑफ 0 to 5 देन इट इज अनफेवरेबल फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, एंड अगर स्कोर मोर देन 6 है या 6 and 13 के बीच में है तो इट इज फेवरेबल फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर. तो किसी भी लेडी को अगर हम इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए रखते हैं तो वी शुड आइडियली डू अ बिशप स्कोर एंड डिसाइड कि वेदर शी इज फेवरेबल कि शी विल हैव अ नॉर्मल डिलीवरी और नॉट. अनदर ऑप्शन इज कि अब स्पेशली आजकल जैसे कोविड टाइम्स में है कि जब पेशेंट कंटैक्ट इतना नहीं है, इज अल्ट्रासाउंड इमेजिंग. अल्ट्रासाउंड इमेजिंग में भी क्या है कि सर्विक्स का लेंथ और वेदर द ऑस इज क्लोज्ड और ओपन पता चल जाता है. सो उससे भी वी कैन डिसाइड कि वेदर द पेशेंट इज हैज़ अ हायर चांस ऑफ सक्सेसफुल इंडक्शन और नॉट.
नाउ वी टॉक अबाउट द मेथड्स ऑफ इंडिकेशन। तो इसमें कुछ ये पुराने मेथड्स हैं जिसमें कि मसाज ऑफ ब्रेस्ट है, या कैस्टर ऑयल है, या वार्म वार्म बाथ है, या स्ट्रेचिंग डिजिटली है। तो many of these methods are not used now, पहले यूज किए जाते थे। एनिमा लगाना है जो कि पुराने मेथड्स ऑफ इंडिकेशन है, बट these days हम ये वाले मेथड्स अब नहीं करते हैं। Nowadays basically the main methods of indication is medical induction and दूसरा है surgical induction, and usually we end up using a combined method जिसमें कि हम कुछ medical भी करते हैं and कुछ surgical induction करते हैं। Now talking about medical induction, which mainly the drugs which I would like to discuss is कि prostaglandins होते हैं, ऑक्सीटोसिन होता है, एंड मिफिप्रोस्टोल वगैरह इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, मीजोप्रोस्टोल होता है। तीन मेन मेडिकल ड्रग्स हम यूज करते हैं फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, जिसमें कि प्रोस्टाग्लैंडिन या सर्विप्राइम जेल होता है, ऑक्सीटोसिन है एंड मीजोप्रोस्टोल है। एंड सर्जिकल इंडक्शन में एआरएम क्या होता है? वुड एनीबॉडी लाइक टू टेल मी कि एआरएम क्या होता है? Artificial rupture of membrane. आर्टिफिशियल वेरी गुड। यूजुअली जब नॉर्मल लेबर में कोई प्रेग्नेंट वुमन होती है तो उसका स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो जाता है, विच में हैपन एट 5 सेंटीमीटर्स ऑफ डायलेटेशन और नियर फुल डायलेटेशन, है ना। बट व्हेन वी डू एन आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स टू हेल्प इन द इंडक्शन ऑफ लेबर या स्टार्ट द लेबर पेन्स, तो उसको हम आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्वीपिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स? स्वीपिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स बेसिकली कि किसी टर्म साइज प्रेगनेंसी में जब हम उसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो हम दो फिंगर्स से स्वीप करके वी ट्राई टू सेपरेट द बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स फ्रॉम द सर्विक्स, है ना। जो सर्विक्स के पास हम अपनी फिंगर्स को स्वीप करते हैं अराउंड द मेम्ब्रेन्स, तो वी सेपरेट द मेम्ब्रेन्स फ्रॉम द सर्विक्स का जो एंडोसर्वाइकल कैनाल है ना, जहाँ पे बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स फील हो रहा है। तो सेपरेट जब करते हैं, स्वीपिंग करते हैं, तो दिस स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ, इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ लेबर। तो स्वीपिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स। एंड तीसरा है बलून कैथेटराइजेशन, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगी आपको। तो अब जो हमने मेथड, मेडिकल मेथड्स में एक है सबसे पहले ऑक्सीटोसिन, है ना। ऑक्सीटोसिन जो है ये वायल भी होता है, एम्प्यूल्स में भी आता है। तो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि जब हम ऑक्सीटोसिन से इंडक्शन करते हैं तो इट हैज़ टू बी स्टार्टेड विद अ डाइल्यूट फॉर्म ऑफ प्रेपरेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। अगर हम बहुत कॉन्सेंट्रेटेड और ऐसी उसको यूज़ करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, है ना। तो जब भी हम इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए यूज़ करते हैं, हमें ऑक्सीटोसिन को डाइल्यूट करना होता है और उसको हम यूनिट्स में लेके स्लो और ग्रेजुअली उसको देते हैं। ऑक्सीटोसिन ड्रिप में डाल के डाइल्यूट करके एंड ग्रेजुअली स्लो देते हैं, उसको बहुत फास्ट कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं देते हैं, ठीक है। This is not important for you, so we can overlook this slide. So as we discussed earlier, जब ईस्ट्रोजन आता है ना, ईस्ट्रोजन टर्म साइज प्रेगनेंसी में हमने देखा कि ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है। तो जब ईस्ट्रोजन बढ़ता है तो इट इंड्यूसेस की जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स हैं आपके यूट्रस में, एक तो उनका नंबर भी बढ़ जाता है, दूसरा उसकी सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है। तो जब दिस हैपन्स, तो अब अगर किसी में हमें इंडक्शन ऑफ लेबर करना हो तो हम अगर ऑक्सीटोसिन देंगे तो हम ये सेकेंड स्टेप पे करेंगे कि हम ऑक्सीटोसिन उसको ऊपर से दे रहे हैं ताकि उसका यूट्राइन कंट्रैक्शंस या उसका जो लेबर पेन्स है वो स्टार्ट हो सके, समझ में। तो अगर मान लीजिए, एक तो है कि भाई ऑक्सीटोसिन और ईस्ट्रोजन आपका जब टर्म साइज प्रेगनेंसी हो तो अपने आप बढ़ेगा, लेकिन सपोजिंग हम फॉर सम रीजंस हम उसको 37, 38 वीक्स या 34 वीक्स पे इंड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें फिर अगर हम ऑक्सीटोसिन बाहर से देंगे तो वो रिसेप्टर्स पे एक्ट करके यूट्राइन कंट्रैक्शंस को स्टार्ट करेगा। यू अंडरस्टैंड?
भाई अगर आप टर्म साइज तो वेट कर रहे हो तब तो रिसेप्टर्स ऑक्सीटोसिन के अपने आप बढ़ेंगे और अपने आप ईस्ट्रोजन भी बढ़ेगा तो वो और ऑक्सीटोसिन निकालेगा। लेकिन अगर हम किसी कारण की वजह से हम पहले इंडक्शन डिलीवरी करा रहे हैं तो देन वी कैन डू वन मेथड इज कि हम ऑक्सीटोसिन बाहर से दे सकते हैं, है ना। सिमिलरली जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ना पर्पल उसमें है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, तो इसमें भी हम क्या करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन जेल दे देते हैं जो कि नीचे से सर्विक्स में एंटर करके प्रोस्टाग्लैंडिन जेल डाल देते हैं। तो इट हेल्प्स इन द initiation of labor pains and the uterine contractions. It stimulates more vigorous contractions of the uterus as you can see, है ना। तो these are the methods of induction. Routes of administration में mainly what we need to know is कि oxytocin जो है उसको intramuscular या intra IV दे सकते हैं, but whenever we give it, it has to be given in a dilute preparation, हाँ। एंड सिंथेटिक प्रेपरेशंस जो होते हैं उनका नाम पिटोसिन होता है या सिंटोसिनॉन होता है। इंट्रावेनस रूट से डाइल्यूट प्रेपरेशन जो है उसमें देते हैं। यू स्टार्ट विद अ लो डोज, कुछ मतलब डाइल्यूट करके यूनिट्स में यू स्टार्ट विद अ लो डोज, लो ड्रॉप्स में स्टार्ट करते हैं एंड ग्रेजुअली। तो भाई पढ़ाई नहीं करोगे क्या? हेलो 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 हेलो। हाँ, ये कुछ डिस्टरबेंस हो रहा था, किसी की माइक ऑन थी जी। अच्छा, तो आप जो है जब हम ऑक्सीटोसिन देते हैं व्हाट वी नीड टू नो इज कि हम लो इनिशियल डोज जो होता है वो लो मतलब कम ड्रॉप से स्टार्ट करते हैं एंड ग्रेजुअली वी इंक्रीज द ड्रॉप्स। बहुत ज्यादा ड्रॉप्स के साथ आप एकदम से शुरू कर देंगे हैवी हाई डोज से तो क्या हो सकता है? फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, या अगर कोई मल्टी ग्रेविडा है जिसमें आपने हाई डोज से स्टार्ट कर दिया है तो यूट्राइन रप्चर भी हो सकता है। अगर उसको हाइपोटोनिक कंट्रैक्शंस आने लगे तो इट कैन ऑल्सो कॉज यूट्राइन रप्चर। इसलिए इट इज वेरी एसेंशियल कि व्हेन वी प्लान इंडक्शन ऑफ लेबर विथ ऑक्सीटोसिन वी नीड टू स्टार्ट एट अ लोअर डोज एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीज इट। ठीक है, डोज शुड बी टाइट्रेटेड। टाइट्रेटेड का मतलब ये है कि अगर हमने स्टार्ट किया है ऑक्सीटोसिन एंड यूट्राइन कंट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा आने लगे, है ना, हाइपरटोनिक टाइप के कंट्रैक्शंस आने लगे, तो देन वी हैव टू आइदर स्टॉप द ऑक्सीटोसिन, उसको विड्रॉ करना चाहिए। एंड यूजुअली क्या है कि ऑक्सीटोसिन हैज़ अ शॉर्ट हाफ लाइफ, है ना, मतलब 3 to 4 मिनट्स में वो जो 5 to 10 मिनट्स में वो एब्जॉर्ब हो जाता है। सो व्हेन अगर वो कंट्रैक्शंस ज़्यादा आ गए हैं तो वी शुड स्टॉप इट। तो डोज नीड्स टू बी टाइट्रेटेड कि अगर ज़्यादा कंट्रैक्शंस आ रहे हैं तो आप उसका ड्रिप को वो स्लो कर दो। ठीक है, this is for postgraduate level, so we can skip this slide. Now complications which are associated with oxytocin, as I told you, uterine hyperstimulation हो सकता है with a higher dose regime, so and uterine rupture हो सकता है। One has to be very careful in grand multipara women and also previous cesarean, उसमें हमें usually one has to be very careful या administration या नहीं देना चाहिए, है ना, it is avoidable. So because grand multipara also the uterus is very prone to uterine rupture. तो अगर हमने मान लीजिए दिया भी है तो इंडक्शन के लिए आई वुड से नहीं देना चाहिए, ऑगमेंटेशन के लिए वन कैन यूज ऑक्सीटोसिन। एंड थर्ड साइड इफेक्ट इज वाटर इंटॉक्सिकेशन, कि अगर जो ये ऑक्सीटोसिन देते हैं तो ये वाटर को विदहोल्ड कर लेता है अंदर, है ना, इट होल्ड्स बैक वाटर विद इन, तो वाटर इंटॉक्सिकेशन बॉडी में हो सकती है। इसीलिए वेरी हाई डोजेस ऑफ ऑक्सीटोसिन इज अवॉइडेबल। बेबी में भी देर आर सम साइड इफेक्ट्स,
So the main thing which we learn is कि whenever we start oxytocin, one should monitor the patient very closely. ऑक्सीटोसिन स्टार्ट करके लेबरिंग वुमन को छोड़ नहीं देना चाहिए. इवन इंडक्शन के लिए भी अगर हम दे रहे हैं, यूज कर रहे हैं ऑक्सीटोसिन को, तो वुमन हैज टू बी मॉनिटर्ड क्लोजली, है ना, उसको देखना पड़ेगा. Similarly, we have prostaglandins, which is another medical method of induction of labor. तो इसमें as you can see from the picture, it is dinoprostone gel is the trade name जिसमें आता है, and इसको हम इसमें क्या कहते हैं इंट्रासर्वाइकली इंट्रोड्यूस कर देते हैं, and then it usually helps in cervical ripening and the dilatation and opening up of the cervix, है ना. राइप करके सर्विक्स की ओपनिंग अप में हेल्प करता है, एंड देन ऑल्सो इट नेक्स्ट इट स्टिमुलेट्स द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, सो द वुमन गोज इनटू लेबर. सो डाइनोप्रोस्टोन जेल इज अ लोकल फॉर्म ऑफ अ मेडिकल agent used for the induction of labor. And the last picture as you can see is misoprostol. Now misoprostol में आपको आप देख सकते हैं कि there are 3 types of strength, है ना. Misoprost 25 है माइक्रोग्राम्स, 100 माइक्रोग्राम्स एंड 200 माइक्रोग्राम्स. तो इंडक्शन के लिए हम कौन सा यूज करेंगे? 25. हाँ, इंडक्शन के लिए हम लो डोज मिसोप्रोस्टोल यूज करते हैं 25 माइक्रोग्राम्स, है ना. बिकॉज अगेन अगर हम बहुत हाई डोज मिसोप्रोस्टोल देंगे तो इट कैन कॉज साइड इफेक्ट्स, हाँ, विच वी विल टॉक अबाउट. तो ये जो मिसोप्रोस्ट 200 वाला है, ये कहाँ यूज करते हैं, कोई बताएगा? MT. हाँ मैम, after the DNC, when some residues inside the uterus. MTP. ठीक है, आफ्टर द डीएनसी तो चलो इट इज अ लेस कॉमन इंडिकेशन. कॉमनेस्ट इंडिकेशन अगर आपसे आपके वाइवा में पूछें ये दिखा के कि ये मिसोप्रोस्ट 200 कहाँ यूज करोगे आप, तो क्या बताओगे? एक ही इंडिकेशन आप नहीं बेटा, MTP. एमटीपी आर लेस कॉमन. पीपीएच में, पीपीएच पढ़ाया था ना मैंने आपको, आप ही को तो पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? पढ़ाया है ना पेट की क्लास. Yes ma'am, yes ma'am, yes ma'am, पीपीएच last class में. मिसोप्रोस्टोल डालते हैं ना 600 से 800 माइक्रोग्राम्स. 600. हाँ, तो 200 की 3 या 4 टैबलेट्स डालते हैं ना मिसोप्रोस्ट. तो अगर सिंगल Yes, एक ma'am. इंडिकेशन आपसे अगर आपके वाइवा में पूछा जाए तो आपको पीपीएच ही बताना है. जो बाकी चीजें हैं दे आर नॉट सो कॉमन, मतलब दैट इज मोर ऑफ अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वेश्चन. अगर आपसे एमबीबीएस में आपके उसमें वाइवा में पूछें तो आपको जो 25 है दैट इज फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, एंड 200 वाले की 3 to 4 टैबलेट्स, मतलब 600 या 800 जो है दैट इज फॉर पीपीएच. यू अंडरस्टैंड? पोस्टपार्टम हेमरेज के कंट्रोल में देना होता है अगर ऑक्सीटोसिन के बाद. हाँ ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी है. पीपीएच में अगर आप 25 बोलोगे तो दैट इज रॉन्ग. इट इज अ 200 माइक्रोग्राम का 4 टैबलेट्स या 3 टैबलेट्स डालते हैं, ठीक है. एंड हाउ डू वी डू इट, कहाँ पे डालते हैं? पर रेक्टली. तो प्रोस्टाग्लैंडिन एज आई टोल्ड यू कि जो डाइनोप्रोस्टोन जेल है उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन E2 होता है, एंड ये देयर आर 2 or 3 मैकेनिज्म्स जिसके बारे में आप चाहो तो यू कैन नो रीड अबाउट इट. इट रिजल्ट्स इन सर्वाइकल राइपनिंग. तो प्रोस्टाग्लैंडिन पहले सर्वाइकल राइपनिंग करता है, उसके बाद वो मायोमेट्रियल यूट्राइन कंट्रैक्शंस को प्रमोट करता है. इसमें भी मेनली जो होता है आपका इंट्रा सर्वाइकल, एज आई टोल्ड यू, PGE2 का जेल होता है जिसको कि हम सर्विक्स में इंट्रा सर्वाइकली डालते हैं. Now Servipran gel can also be repeated every 6 hours and maximum 3 to 4 doses या 2 to 3 doses दे सकते हो आप 24 hours में. एंड अगर उसमें नहीं डायलिटेशन हो रहा है तो फिर और नहीं, ऐसा नहीं है कि हम देते ही रहेंगे, उसमें भी ओनली 2 to 3 doses देते हैं 6 hours अपार्ट. एंड यूजुअली पेशेंट जो होते हैं अगर उनके कंडीशंस फेवरेबल है, मतलब शी इज़ अ नियर टर्म पेशेंट, शी इज़ अ मल्टी पैरस मतलब मल्टी ग्रेविडा है और उसमें अदर फेवरेबल इंडिकेशंस हो, तो एक ही डोज में वो लेबर में चली जाती है पेशेंट.
इसमें भी सर्विप्राइम जेल में भी यूटेराइन हाइपर स्टिमुलेशन इज अ साइड इफेक्ट। हाँ, तो वन हैज टू बी केयरफुल कि जब हम दे रहे हैं पेशेंट को हमें मॉनिटर करना होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं कुछ सर्विप्राइम जेल के, जिसमें है कि अगर बहुत स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कंट्रैक्शंस आ रहे हैं, मतलब एक्टिव लेबर में है। एक्टिव लेबर में पेशेंट कब कहते हैं कि एक्टिव लेबर में है? कितना सेंटीमीटर्स डायलिटेशन के बाद हम कहते हैं कि पेशेंट इज इन एक्टिव लेबर? 6 to 10 centimeters. 6 to 10 यानी 4 सेंटीमीटर्स के बाद यूजुअली वी 4 से centimeters. हाँ, पेशेंट इज इन एक्टिव लेबर। तो अगर एस्टैब्लिश यूट्राइन एक्टिविटी है, एक्टिव लेबर में है पेशेंट, तो सर्विप्राइम जेल देने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर पेशेंट को, मदर को एस्थमा है या ग्लोकोमा है या उसको कोई हाइपर सेंसिटिविटी है, हेपाटिक या रीनल इम्पेयरमेंट, मतलब उसके जो लिवर एंजाइम्स हैं या रीनल एंजाइम्स इम्पेयर्ड हैं, तो ऐसे कंडीशंस में हमें सर्विप्राइम जेल नहीं देना चाहिए। सिमिलरली अगर एक्टिव वजाइनल ब्लीडिंग है बाय विच वी मीन कि शी मे हैव प्लेसेंटा प्रीविया, तो ऐसे कंडीशंस में भी सर्विप्राइम जेल नहीं देना चाहिए। ठीक है, सो वन हैज टू वेरी मेक श्योर कि कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है। जब नहीं है तभी हम उसको सर्विप्राइम जेल को डालते हैं। मीजोप्रोस्टोल, जैसे आई टोल्ड यू, देयर आर 2 or 3 प्रेपरेशंस। इसको क्यों अच्छा होता है कि एक तो इट कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर, बाय दिस आई मीन कि ये बाहर भी रखा जा सकता है, इसके लिए रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत नहीं है, ये इनएक्सपेंसिव होता है। एंड इसके पहले पेप्टिक अल्सर्स के लिए होता है, बट हम इंडक्शन के लिए मेनली ये है कि इट कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। एंड द अदर मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज़ इनएक्सपेंसिव, बहुत चीप मेडिसिन है। So misoprostol should be used, हाँ, इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए। एंड 20 इंडक्शन के लिए क्या डोज यूज होती है ये आपको पता होना चाहिए। 25 माइक्रोग्राम की डोज होती है। एंड यूजुअली हम 25 माइक्रोग्राम से शुरू करके, अगर हमने देखा कि 2 से 3 डोजेस में नहीं इंड्यूस हो रहा है, तो वी कैन इंक्रीज द डोज टू 50 माइक्रोग्राम एंड देन 100 माइक्रोग्राम। तो ग्रेजुअली इंक्रीज, जैसे ऑक्सीटोसिन भी है कि if oxytocin is being used for induction of labor, तो हमें gradually धीरे धीरे उसका strength dose चाहिए। Similarly for misoprostol also, कि उसका lower most dose से शुरू करके gradually हमें उसको increase करना चाहिए। अब जैसे ये है ACOG के गाइडलाइंस हैं कि क्लिनिकल ट्रायल्स इंडिकेट कि जो सेफ ऑप्टिमल डोज एंड डोजिंग इंटरवल इज कि 25 माइक्रोग्राम्स इंट्रावेजाइनली 4 to 6 आवर्स हम दे सकते हैं, एंड अ मैक्सिमम ऑफ 6 डोजेज है। अब मान लीजिए 6 डोजेज आपने दे दिए, उसके बाद भी नहीं हो रहा है, तो यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट डोज, है ना, 50 माइक्रोग्राम्स की दे सकते हैं। बट देन अगेन वो एक लिमिट तक ही हम ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद भी मूव टू अदर मेथड्स, या तो हम सिजेरियन कर लें या हम कोई दूसरा मेथड या कंबाइंड मेथड पे भी जा सकते हैं। अब इसमें ये दिस इज नॉट फॉर यू, बट मिसोप्रोस्टोल को हम वजाइनली भी दे सकते हैं और ओरली भी दे सकते हैं। मतलब टैबलेट को आप ओरली भी दे सकते हैं इंडक्शन के लिए, एंड पर वजाइनली भी दे सकते हैं। हाँ, ज़्यादा उसके इफेक्ट्स में डिफरेंस नहीं है, मतलब कि कौन से रूट से दे रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत अंतर है। कि हो सकता है जब हम पर वजाइनली देते हैं तो जल्दी इफेक्ट आ जाता है, बट बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। ओरल मिसोप्रोस्टोल वर्सेस वजाइनल मिसोप्रोस्टोल, आई थिंक आपके लिए इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट। What is important for you to know is कि oral misoprostol of 25 micrograms is recommended for induction of labor. Vaginal dose भी 6 hourly दे सकते हैं, and it is not recommended for women with previous cesarean section। मतलब जो contraindications हमने जैसे आपने उसमें जेल में देखा था कि किसी को एस्थमा है, ग्लोकोमा है कोई, या रीनल डिजीज या लिवर डिजीज है, उसमें नहीं देना चाहिए। इसी तरह मिसोप्रोस्टोल के बहुत सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है, बट कोई वुमन है विद प्रीवियस, तो इट्स अ सेफ मेडिसिन, है ना, इट इज़ अ चीफ मेडिसिन, इट इज़ अ सेफ मेडिसिन।
बट एनी women who has a previous cesarean section, उसमें मीजोप्रोस्टोल इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए, मतलब उसमें हमें इंडक्शन ही नहीं करना चाहिए, इफ यू आस्क मी, नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस एज वी रेड अबाउट इंडक्शन ऑफ लेबर इज कि मीजोप्रोस्टोल के साथ जैसे है कि इट इज यूट्राइन हाइपरस्टिमुलेशन, मेकोनियम स्टेंट लाइकर अगर फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, अगर हमने ज़्यादा हाई डोज दे दिया तो एकदम से प्रेसिपिटेट डिलीवरी भी हो सकता है, रप्चर हो सकता है यूट्रस का, एंड पोस्टपार्टम ब्लीडिंग इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन, इट इज़ ये तो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में यूज होता है मीजोप्रोस्टोल। आई थिंक ये गलत है स्टेटमेंट, पोस्टपार्टम ब्लीडिंग जो है कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इट इज अ गुड इफेक्ट ऑफ मीजोप्रोस्टोल। नाउ टॉकिंग अबाउट सर्जिकल मेथड्स, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि ARM या आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स है, स्वीपिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स है, एंड बलून डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स है। सो ARM एज यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर, यूजुअली हम एलिस फोर्सेप्स या एक फोर्सेप यूज करते हैं, टूथ फोर्सेप, और उससे आप एज यू कैन सी कि ये जो पर्पल वाला है ये बलून ऑफ क्या कहते हैं बलून है उसका, तो इसमें हम इसको रप्चर कर रहे हैं। एंड यूजुअली इसको रप्चर करने से एक एडवांटेज ये भी होता है कि आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स करने के बाद कि आपको कलर ऑफ लाइकर भी पता चल जाता है। सपोजिंग इट इज मेकोनियम स्टेन, तो देन दैट इज एन इंडिकेशन कि बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस और डिलीवर द बेबी सून। सो जब हम आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स करते हैं तो उसके बाद स्ट्रेचिंग होता है, सेपरेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स, स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स, जब एमनियोटिक फ्लूइड भी ड्रेन हो जाता है थोड़ा सा, तो ये सब चीज़ें जो प्रोसेसेस हैं दे हेल्प इन द ऑनसेट ऑफ लेबर पेन्स। सेपरेशन किया, स्ट्रेचिंग करा, स्ट्रेचिंग एमनियोटमी से नहीं होता है, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करके जब हम स्वीपिंग करते हैं तो उसके साथ ही सर्विक्स को डायलेट या स्ट्रेच भी कर देते हैं थोड़ा सा। तो दीज आर ऑल विच हेल्प इन दी ऑनसेट ऑफ लेबर पेन्स शुरू होते हैं। हाई सक्सेस रेट होता है, चांस टू ऑब्जर्व द एमनियोटिक फ्लूइड फॉर ब्लड और मेकोनियम एज आई टोल्ड यू अर्लियर। एंड हाई सक्सेस रेट क्या है कि if you before you decide to do an amniotomy or an artificial rupture of membranes, अगर बिशप स्कोर फेवरेबल है तो देर इज अ हाई चांसेस ऑफ सक्सेस की नॉर्मल लेबर के पेन प्रोसेस शुरू हो जाएगा और डिलीवरी भी जल्दी हो जाएगी। कॉम्प्लिकेशंस क्या है कि अगर हमने आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स करा तो बिफोर वी डू अ परवेजाइनल एग्जामिनेशन और हमने ये नहीं ध्यान दिया कि प्रेजेंटिंग पार्ट देयर इज अ माल प्रेजेंटेशन, तो मान लीजिए ट्रांसफर्स लाई है और आपने मेम्ब्रेन्स रप्चर कर दिए, तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि द कॉर्ड में प्रोलैप्स, है ना। सो इसीलिए बिफोर यू डू एनी यूज एनी प्रोसेस फॉर द इंडक्शन, मेक श्योर कि कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो नहीं है ना। वन शुड मेक श्योर कि प्रेजेंटिंग पार्ट हेड जो है वो अंदर है, फिक्स्ड है सर्विक्स के पास, ताकि ये प्रोलैप्स ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं हो। दूसरा है कि कोरियोएमनियाइटिस हो सकता है कि अगर हमने मेम्ब्रेन्स रप्चर कर दिया और उसके बाद बहुत देर तक लेबर पेन्स नहीं शुरू होते हैं, तो कोरियोएमनियाइटिस या इन्फेक्शन मदर को भी हो सकता है, बेबी कैन को भी सेप्सिस हो सकता है। सिमिलरली प्लेसेंटा प्रीविया, वी हैव नॉट मेड श्योर कि प्लेसेंटल पोजीशन क्या है और हमने रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स कर दिया तो बहुत हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है मदर को। सो दीज आर which may happen अगर हमने ठीक से पेशेंट को, मदर को एग्जामिन नहीं किया बिफोर वी डू अ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। सम बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स है, बट ये बहुत ज़्यादा वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि इट मे हेल्प इन रिलीफ ऑफ मटर्नल डिस्ट्रेस, कि अगर किसी को पॉलीहाइड्रामियोस है, आपने रप्चर और जिसकी वजह से उसको डिस्ट्रेस हो रहा है बहुत ज़्यादा फ्लूइड की वजह से, तो जब हम मेम्ब्रेन्स रप्चर करते हैं, फ्लूइड ड्रेन हो जाता है, तो मदर का है। Similarly, although it is not very well documented कि वो it may help in lowering of blood pressure. And बाकी भी ये कि control of bleeding and relief of tension, these are some of the
beneficial effects which may happen, but they are not very well documented. Contraindications of artificial rupture of membranes में है intrauterine fetal death. इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ में अगर हमने रप्चर ऑफ में, तो अगर हमें IUD है उसमें इंड्यूस करना है तो वी नीड टू यूज अदर मेथड्स ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर लाइक मीजोप्रोस्टोल है या सर्वेप्राइम जेल है. उसमें हमें आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स नहीं करना चाहिए बिकॉज असेंडिंग इन्फेक्शन से मदर को इन्फेक्शन हो सकता है. सिमिलरली मटर्नल HIV इन्फेक्शन है, ये जेनाइटल एक्टिव हर्पीज इन्फेक्शन है मदर को, तो भी हमें आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स नहीं करना चाहिए बिकॉज इट मे हेल्प इन इट मे कॉज द बेबी टू बिकम इन्फेक्टेड. कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ARM जैसे हमने पहले पढ़ा कि अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स है, कोरियोअम्नियाटिस है, ब्लीडिंग है ना, लाइकर एमनिया एम्बोलिज्म है. दीज आर सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ARM which may happen if we don't do a proper examination before doing the procedure है ना of the pregnant woman. Next is another method which is used for the induction of labor is the sweeping of membranes. Sweeping of membranes में what do? We insert only one of the index finger through the internal os as far as possible and rotating it twice through 360 degrees. 360 degrees आप समझते हो? पूरे जो एंडोसर्वाइकल कैनाल के अराउंड आप फिंगर को रोटेट करो एंड यू एंड इन एंडोसर्वाइकल कैनाल या लोअर सेगमेंट से आप सेपरेट कर देते हो मेम्ब्रेन्स को. तो इसकी वजह से जब स्वीपिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स करते हैं इट ब्रिंग्स अबाउट सर्टेन चेंजेस जिससे कि लेबर का प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है. It is performed as a routine policy at near term pregnancy. तो इसमें क्या है कि पेशेंट इंड्यूस होके लेबर नॉर्मल लेबर में चले जाते हैं एंड बिकॉज नहीं कर रहे हैं तो देर इज नो इंक्रीज रिस्क ऑफ मटर्नल और फीटल इन्फेक्शन या कोरियोअम्नियाटिस. अगर हम रप्चर करते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं. स्वीपिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स में ये नहीं होता है. The best method is for artificial rupture for induction of labor is a combined medical and surgical method. मतलब medical से we mean कि हम cervix को ripe करें, cervical ripening करें, and then once the cervix is ripe and the membrane use some surgical method like amnion cause help in the induction of labor. तो इससे efficacy induction की बढ़ जाती है और induction डिलीवरी का इंटरवल जो है वो कम हो जाता है. ठीक है. सो दिस इज अबाउट इंडक्शन ऑफ लेबर. मैकेनिकल जो बलून डायलिटेशन आई मस्ट टेल यू कि दिस इज जो है कि आपका जो फोलिस कैथेटर होता है वो यूज़ करते हैं, उसको सर्वाइकल कैनाल में डाल के वी डायलेटेड विच अगेन हेल्प्स इन सेपरेटिंग द मेम्ब्रेन्स एंड कॉजिंग अ डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स. So this is about successful इसके बारे में I've told you earlier. So ठीक है. So now I think we can end the lecture. तो अगर आपके कोई queries हैं तो would you like to आपको कुछ पूछना है तो you can do so. हेलो. कैन यू हियर? आप सुन पा रहे हैं? कैन यू हियर मी? एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. No question, ma'am. नो क्वेश्चन. सबको सब समझ में आ गया है? Yes, ma'am.